हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ओके, अपने आज के क्लास में हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं। अभी एक नया टर्म पढ़ने वाले हैं जो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। ओके, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है? कोई भी एक केमिकल रिएक्शन कब होता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन तब होता है जब वो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स से वो मूव करते रहते हैं, उनके बीच में कोलिजन होता है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तभी जाके केमिकल रिएक्शन होता है। ओके, तो ये जो कोलिजन होता है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उस कोलिजन में कितना नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही होता है हमारा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ओके, वो जस्ट एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। अगर हमें कोई भी एक केमिकल इक्वेशन दिया जाएगा, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो उसमें जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होगा टोटल, वही हमारा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन होता है। ठीक है, बहुत ही इजी वाला चीज है, कुछ प्रॉब्लम का नहीं है। सो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, लिखेंगे इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स or ions taking part in collision to bring about a chemical reaction। ओके, एक केमिकल रिएक्शन में क्या होना, केमिकल रिएक्शन के लिए स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए? जो एटम्स, जो मॉलिक्यूल्स है, उनका कोलिजन होना जरूरी है। ठीक है, तो उस कोलिजन में जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स से पार्टिसिपेट करते हैं, वही होता है हमारा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ओके, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज, क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इंक्लूडेड इन ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। ओके, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन में कितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स से, वो हमारा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन होता है। तो अकॉर्डिंग टू मतलब जो मॉलिक्यूलरिटी है वो अलग अलग हो सकता है, किसी का 1 हो सकता है, किसी का 2 हो सकता है, किसी का 3 हो सकता है। इसके हिसाब से हमने डिफरेंट नेम्स भी सॉरी डिफरेंट नेम्स भी हमने दिया रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होगा? यूनि का मतलब क्या होता है? सिंगल, 1 होता है। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन में सिर्फ 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा रिएक्टेंट का। 1 मॉलिक्यूल of the reactant participates। ओके, इसका एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा? PCl5 गैस gives PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हम ले सकते हैं N2O5। N2O5 वो क्या देता है? N2O4 देता है प्लस हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देता है। तो ये हो गया हमारा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। देखो PCl5 के सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 मॉलिक्यूल है।
और N2O5 के सामने भी कुछ नहीं है, मतलब वन मॉलिक्यूल है। सो ये हो गए हमारे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट लेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या है? इसमें रिएक्टेंट जो स्पेसिस है उनके टोटल 2 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट, टोटल 2 मॉलिक्यूल होना चाहिए। ओके, इसका एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, आयोडीन का भी 1 मॉलिक्यूल है, तो 1 1 मिलके कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर हम आयनिक फॉर्म में लेंगे Ag प्लस Cl माइनस, तो वो हो गया हमारा AgCl। तो Ag प्लस जो है वो 1 मोल है, Cl माइनस जो है वो भी मतलब 1 आयन है, यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों को मिला के क्या होता है? 2 बनता है। तो ये हो गया हमारा बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, आए सबको समझ में? बहुत भी इजी चीज है, कुछ समझने का है नहीं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लेंगे वो है ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होता है? 3 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट। ओके, 3 मॉलिक्यूल्स मतलब एक साथ 3 हो सकते हैं, किसी का 2, किसी का 1, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे 2 SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2 SO3 गैस। SO2 का 2 मॉलिक्यूल्स रहा, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल रहा, हम ऐड कर देंगे तो वो 3 बन गया। ओके, उसी तरह 2 NO गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2 NO2 गैस। NO का 2 मॉलिक्यूल्स रहा, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल रहा, दोनों को ऐड मतलब दोनों का नंबर ऐड करेंगे तो वो 3 बन गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आए समझ में? अच्छा, एक चीज, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, हम उसको बोलते हैं सिंपल रिएक्शन। ओके, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल रिएक्शन। और अगर कोई केमिकल रिएक्शन है जो कि मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, तो समझ में आया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? मोर देन मल्टीपल स्टेप मतलब मोर देन 1 स्टेप रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और लेकिन अगर हमें मॉलिक्यूलरिटी चेक करना है तो ऑफ कोर्स जो सिंगल स्टेप सिंपल रिएक्शंस होते हैं उन्हीं का ही हम मॉलिक्यूलरिटी चेक कर सकते हैं। अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन रहा तो उसमें मॉलिक्यूलरिटी का कुछ मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी तो चेंज होता रहता है। ओवरऑल रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी हम नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ ईच स्टेप जो है, ईच सिंगल स्टेप उसका मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। ऐसे समझ में? नेक्स्ट हमने अभी क्या पढ़ा? ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट मॉलिक्यूलरिटी अबोव 3 इज रेयर। जो मॉलिक्यूलरिटी होता है उसका नंबर, जैसे हमने 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी जो है ना वो रेयर होता है। क्यों रेयर होता है? क्यों रेयर होता है? क्योंकि हम जो रिएक्शन कब होता है? जब मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के आते हैं, कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और उसके बाद ही केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, लेकिन 3
और उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो एक साथ आए, एक साथ कोलाइड करे, इसका चांसेस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखो खुद से सोचो, ऐसे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, 3 और 4 या 5 मॉलिक्यूल्स एक साथ आके कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो वो पॉसिबल होगा क्या? उतना इजी नहीं है। ओके, इसलिए जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शंस होते हैं ग्रेटर देन 3, दे आर वेरी रेयर। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट, अच्छा लिख लो इसको। ओवर। नेक्स्ट, ये था हमारा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। इसके पहले हम पढ़े हुए हैं अबाउट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अभी क्या करेंगे, हम डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टडी करने से हमेशा वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आता है, हमें पता चलता है कि जो डिफरेंस है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस वो क्या है, कौन से पॉइंट में ये सब चीजें जो है वो डिफर कर रहे हैं। ठीक है, सो मॉलिक्युलरिटी क्या होता है? मॉलिक्युलरिटी देखो, मॉलिक्युलरिटी हम किसको बोलते हैं, अभी पढ़े हुए हैं, इट इज द नंबर ऑफ molecules or ions taking part in a single step reaction. ओके, ये होता है हमारा मॉलिक्युलरिटी। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या था? जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स था, उनका जो पावर था, एक्सपोनेंशियल था, उसको जब हम ऐड करते थे तभी जाके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकलता था। ठीक है, सो इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स टू विच कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स are raised in rate equation। रेट इक्वेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो पावर्स होते हैं, उनका अगर हम सम निकाल देंगे तो वो हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बनेगा। ओके, नेक्स्ट है मॉलिक्युलरिटी में मॉलिक्युलरिटी में जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज है कि इट इज ऑलवेज ए होल नंबर। मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज ऑलवेज ए होल नंबर। ठीक है, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होते हैं दे मे बी होल नंबर, जीरो और इवन फ्रैक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होल नंबर हो सकते हैं, जीरो हो सकता है या फिर फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शंस होते हैं वो हमेशा होल नंबर से होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? देखो, अगर हम जैसे पढ़ रहे हैं हमारा कॉन्सेप्ट केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, तो मॉलिक्यूल्स आते हैं, एक साथ कोलाइड करते हैं, फिर उनके बीच में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल ऐसे कंबाइन करेंगे, 0 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो मॉलिक्युलरिटी हैज टू बी ए होल नंबर, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमेशा होल नंबर में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्डर जो है वो मेरा होल नंबर हो सकता है, जीरो हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑर्डर जो है दैट इज लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। मॉलिक्युलरिटी का नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इट इज प्योरली थ्योरेटिकल। इट इज प्योरली theoretical value determined from a balanced chemical equation। एक केमिकल इक्वेशन जो कि बैलेंस्ड हो, उसका अगर नंबर हम ऐड कर देंगे तो हमें निकल जाता है वो, तो वो एक प्योरली थियोरिटिकल वैल्यू है। लेकिन ये जो है वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट है तो उसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है, होल नंबर, जीरो, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। ओके, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू
determined from rate equation. ओके, आया समझ में? तो ये है मेन डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम और लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि इट इज नेवर जीरो। जीरो तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कोलाइड करेंगे। ये क्या है? इट मे बी जीरो। ओके, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जीरो हो सकता है। कौन से केस में? जिसमें कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन में डिपेंड नहीं करता, उस केस में वो जीरो ऑर्डर हो सकता है। ओके, आईएसएमएस में मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के साथ उसका क्या कैसे हम उसको डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो लिख लो इसको। हो गया? तो अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। सो तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।